हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 001 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, एमएमपीसी 001 में आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो अभी हम लोग केस स्टडी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं और जो टॉपिक्स बता रहा हूं उनको अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि मैंने पूरी यूनिट कवर करी उन क्वेश्चन से। तो आपके केस स्टडी क्वेश्चन भी उन्हीं टॉपिक से बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका पहले यूनिट में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट ही है। ठीक है, तो उसी के ऊपर है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है पेपर में। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, सबसे अच्छा इसमें एग्जाम्पल रहता है कि आप किसी अच्छे वेल नोन पर्सन का कोई डेफिनेशन है प्रॉपर, वो याद करके जाओ डिफाइन, और उसको मार्क भी करो कि ये इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो वहां पे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और उसको फिर डीपली मतलब एक्सप्लेन भी करना होता है। सिर्फ आप 2 लाइन का डेफिनेशन लिख दोगे तो आपका ये व्हाट डू यू मीन मैनेजमेंट कवर नहीं होगा। आपका अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका 7 या 8 नंबर में आता है, तो आपको ये मानना है कि 2 नंबर तो इसके हैं और 5 नंबर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं। ठीक है, 2 या 3 नंबर इसके हैं, बाकी 5 नंबर उसके हैं। तो आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है चीजों को। ठीक, तो मैनेजमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक किसी भी वेल नोन पर्सन की डेफिनेशन लिखनी है, वो याद कर लेना, क्योंकि ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन तो आती ही है। तो डिस्कस इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारे होते हैं, तो जितने ज्यादा लिख पाओ उतना अच्छा है। जैसे कि आपका एक हो गया, आपका क्या रहता है, मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है ना। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एग्जाम में आंसर्स लिखो तो क्या करना है, कौन सा पैटर्न फॉलो करना है। कि खासतौर पे एमएमपीसी बनो तो ये पैटर्न फॉलो करना कि आपने यहाँ ऊपर लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, पॉइंट 1 पहले अपने बुलेट पॉइंट लिखा। जैसे आप लिख रहे हो कि गोल ओरिएंटेड, ठीक है, उसको बोल्ड कर दिया। ठीक है, या फिर कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ बच्चे यूज करते हैं, उसको ब्लैक पेन से लिखते हैं। अगर वो भी नहीं करना तो बोल्ड कर दो या अंडरलाइन कर दो। ठीक है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट लिखो, फिर उसको बोल्ड कर दो, या फिर उसको जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में हेल्प करता है हमारा मैनेजमेंट, तो उसको बोल्ड कर दो या ब्लैक पेन दूसरा पेन यूज कर लो। ठीक, फिर उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट लिखो। मैं जब अपना एग्जाम टाइम था, मैं प्रेफर करता था कि मैं एक पेज पे से 2 पॉइंट लिखूं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, फिर 3 और 4 पॉइंट को अलग पेज पे। उससे क्या होता है, आपका आंसर थोड़ा बड़ा भी बनता है। ठीक है, 4th को अलग पेज पे, 5th और 6th को अलग पेज पे, मतलब ये मैं प्रेफर करता था। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्रेफर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन वगैरह सब आपने पहले पेज पे लिखा। ठीक है, फिर सेकंड पेज पे 2 पॉइंट्स, थर्ड पेज पे 2 पॉइंट, फिफ्थ फोर्थ पेज पे 2 पॉइंट, तो आपका ये एक आंसर 4 पेज का बन गया। तो दिखने में भी लगता है कि आपने बड़ा लिखा है और अच्छे से वेल डिफाइंड तरीके से आपने एक्सप्लेन किया आंसर को। ठीक है, तो अब काम की बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहले वही लिख सकते हो आप, गोल ओरिएंटेड रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, आपको अथॉरिटी प्रोवाइड, मतलब जो आपका अथॉरिटी रहता है, वेल डिफाइंड अथॉरिटी रहती है, जो कि हम ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक में पढ़ते हैं। अपना अपने मैनेजमेंट के अपने फंक्शंस है ना 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, अथॉरिटी डिफाइन करते हैं कि किसको क्या अथॉरिटी देनी है ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। तो अथॉरिटी डिफाइन करता है मैनेजमेंट। ठीक, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर, मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही क्या बोलती है कि आपको काम दूसरों से कराना आना चाहिए। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बुक्स में अच्छे से पढ़ लेना, बुक्स की हेल्प से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीनों दिए हैं। नेचर में क्या आ जाएगा कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी,
कि हर जगह अप्लाई होता है मैनेजमेंट, चाहे आप कोई एनजीओ चला रहे हो, चाहे आप हॉस्पिटल चला रहे हो, चाहे आप स्कूल चला रहे हो, चाहे आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस में तो होता ही मैनेजमेंट यूज। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ठीक है। पर्पसफुल, कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हेल्प करने में, अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है, कि ग्रुप में काम किया जाता है, एज अ वर्क, एज अ ग्रुप, ठीक है। मैनेजिंग पीपल ऑर्गेनाइज इन अ वर्क ग्रुप, तो इसलिए इसको सोशल प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना होता है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है कि आपको दिखेगा नहीं मैनेजमेंट, लेकिन आप फील कर सकते हो। जैसे आप गूगल के हेडक्वार्टर में जाओगे तो वहां पे आपको फील होगा कि चीजें कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से हैं, कितने मैनेजमेंट वहां का कितना स्ट्रांग है। आप मेटा के या फेसबुक के हेडक्वार्टर में जाओ तो वहां पे दिखती हैं चीजें, ठीक। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक। तो ये सब चीजें क्या है, नेचर है मैनेजमेंट के, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। बिल्कुल इन तीन में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल है, चाहे वो 7 नंबर का है, चाहे 8 नंबर का है, या हो सकता है उसके ऊपर केस स्टडी है। केस स्टडी है तो फिर अच्छा खासा वेटेज उसका होगा, ठीक है। चाहे मैनेजमेंट के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ एक पक्का आएगा आपके एग्जाम में, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस तो आप कर ही लोगे, ज्यादा कुछ है नहीं, कि वही गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स, इंटेंजिबल फोर्स, एक यूनिवर्सल रहता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। इसको हम यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी को एक चीज में बोलते हैं ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब कि उसको हर जगह यूज कर सकते हो मैनेजमेंट को, ठीक है। कंसर्न विद पीपल, ठीक। और अगला क्या रहता है, मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने बताया कि पॉइंट लिख के उनको डीपली एक्सप्लेन करना है डिटेल में, तो ये प्रोसेस फॉलो कर लेना, अच्छे मार्क्स मिलते हैं इसमें। एक तो तुम्हारा क्या होता है कि तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छा होता है वहां पे आपका, ठीक। तो टीचर को भी दिखता है कि बच्चे को आता है। जैसे मान लीजिए आपने, मैंने बताया 7 या 8 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो आपने एक पेज की डेफिनेशन लिखी, एक्सप्लेनेशन लिखा, उसमें डेफिनेशन भी डाल दी बीच में प्रॉपर किसी वेल नोन पर्सन की, फिर एक्सप्लेन किया टॉपिक को, तो आपके 2 या 3 नंबर पक्के। बाकी आपने जो 5 या 6 नंबर बचे, आपने 6 पॉइंट एक्सप्लेन किए, तो आपको वैसे ही 8 में से नाना करते हो 5 या 6 नंबर तो मिल ही जाने, मतलब 6 प्लस ही मिलेंगे, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखोगे तो, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करोगे और हैंड राइटिंग साफ रखोगे तो 6 प्लस पक्का है आपके, ठीक है। और ये पूरा सभी 7 पेपर में एप्लीकेबल है, सिर्फ एमएमपीसी 1 में नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस। स्टार लगा लो, आपकी एमएमपीसी पूरी बुक ही इस पे डिपेंड करती है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। पहला फंक्शन क्या है, पहले तो आपको फंक्शंस लाइन वाइज लिखने, ऊपर नीचे नहीं लिखने, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा क्या है, स्टाफिंग। चौथा क्या है, डायरेक्टिंग। और पांचवा कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये पांचों आपके क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ध्यान रखना एग्जाम में लाइन वाइज लिखने हैं, ऐसा नहीं कि आप कंट्रोलिंग को 3rd नंबर पे लिख रहे हो, डायरेक्टिंग को 2nd नंबर पे लिख रहे हो, कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके आओगे लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। तो पांचों को सीक्वेंस में रखना है और सीक्वेंस में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आई होप अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको इन पांचों का मतलब पता होगा, मेरे को एक्सप्लेन की जरूरत है नहीं कुछ ज्यादा खास। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी सब टॉपिक्स के ऊपर, तो जाके पढ़ सकते हो। 5 फंक्शंस हैं, अगर ये टॉपिक आता है 7 या 8 नंबर का तो मेरे को लगता है फ्री के मार्क्स हैं आपके, क्योंकि जिस बच्चे को ये नहीं आता मतलब उसने बुक खोल के ही नहीं देखी है, क्योंकि आपका पूरा एमएमपीसी 01 का सब्जेक्ट ही इन 5 टॉपिक्स के ऊपर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसी के ऊपर आपका पूरा सिलेबस है एमएमपीसी 01 का, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, पढ़ लेना इसको अच्छे से, एक्सप्रेशन भी अच्छे से पढ़ लेना, तो जो कि आप एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है। ये सब भी आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, कि जैसे प्लानिंग आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक, तो उसमें आप उसका जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप लिख दो, उनके स्टेप्स को एक्सप्लेन मत करो लेकिन लिख दो। ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग का जो है चारों स्टेप्स वो आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। स्टाफिंग के थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, डायरेक्टिंग के जो सब टॉपिक्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, ठीक है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, उनको सिर्फ टॉपिक टॉपिक लिख सकते हो, एक्सप्लेन नहीं करोगे चलेगा।
कंट्रोलिंग का प्रोसेस लिख सकते हो अगर आपको मतलब 5-6 पेज का आंसर लिखना है तो, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा। अभी 8 नंबर का आएगा और आप ये ऐसे सब टॉपिक लिख के आ जाओगे 1 पेज में या 2 पेज में, तो आपको वहां पे 3-4 नंबर ही मिलेंगे। लेकिन आपको अगर 8 में से 7 नंबर, देखो 8 में से 8 तो बहुत रेयरली मिलते हैं किसी को, ठीक, तो आपको 8 में 7 नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए, तो आपको अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करनी है। 8 में से 8 तो वो लोग ना के बराबर ही किसी को देते हो, किसी को नहीं देते 8 में से 8 तो, ठीक है। तो आपको 7 नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए, तो कम से कम इसको 4 से 5 पेज में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। तो वो कैसे होगा, जब आप 1 पेज प्लानिंग के ऊपर लिखोगे, 1 पेज ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर लिखोगे, 1 पेज स्टाफिंग के ऊपर लिखोगे, 1 पेज डायरेक्टिंग के ऊपर लिखोगे, 1 पेज कंट्रोलिंग के ऊपर लिखोगे, और जो पहला पेज है उसमें सिर्फ वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें थोड़ा मैनेजमेंट समझा दिया, फिर बीच में बता दिया कि 5 वो होते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो लिख दिए 1 2 3 4 5, फिर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि इन पांचों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए आपस में, तभी मैनेजमेंट से वर्क करता है। फिर उनका डिटेल एक्शन स्टार्ट किया कि पहले पेज पे प्लानिंग समझाया अच्छे से, दूसरे पेज पर ऑर्गेनाइजिंग समझाया, तीसरे पेज पर स्टाफिंग, चौथे पेज पर डायरेक्टिंग, पांचवें पेज पर कंट्रोलिंग। तो आपका 6 पेज का आंसर बन जाएगा, और थोड़ा खुला खुला लिखना, बड़ा लिखना, ताकि आप जब 8 नंबर का पेपर क्वेश्चन आए तो मिनिमम आपको 6 या 7 नंबर तो मिले वहां, ठीक है। बड़े आंसर नहीं लिखोगे तो मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आपको पूरी बुकिश लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो वो मतलब मैक्सिमम बच्चे नहीं लिख पाते बुकिश लैंग्वेज। तो उसका दूसरा तरीका वो है कि आप प्रेजेंटेशन अच्छी करो, ठीक है, और आंसर्स बड़े लिखो, ठीक है। अगला है डिस्कस द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर केस स्टडी भी आती है इस क्वेश्चन के ऊपर आपकी, ठीक है। इसके ऊपर केस स्टडी भी आती है। केस स्टडी किस तरीके से आएगी, ये आपको एक कहानी बना के दे देंगे कि एक बंदा है, वो कंपनी में ये काम करता है, वो ये डिसीजन लेता है, ये करता है। फिर पहला क्वेश्चन कि वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है। लेवल मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, टॉप, मिडल, लोअर, ठीक है, 3 है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो कौन से लेवल में आता है वो, ठीक। दूसरे में पूछ लिया कि कौन कौन से और डिविजन होते हैं, कौन कौन से और पोस्ट होती है इस लेवल में आती हैं, ठीक। या पूछ लिया कि उस लेवल के जो आपके एम्प्लॉय होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने को बोल देंगे आपको, मिडिल है तो मिडिल को एक्सप्लेन करो थोड़ा, ठीक है, कि उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस टॉपिक से बनते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, टॉप की क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मिडिल की क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर की क्या क्या होती है। बट और अगर आपको ये आता है एक्सप्लेन में एग्जाम में, तो ये ग्राफ जरूर बना देना। कौन सा ग्राफ, ये वाला, इसको ऐसे तीनों से बांट देना। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरा लिख देना अच्छे से, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल, या इसको कोई कोई ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक ये चीज भी दिखाता है कि जो टॉप लेवल होता है उसमें कम लोग होते हैं, मिडिल में थोड़े ज्यादा लोग होते हैं, और लोअर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन करता है पिक्चर से ही कि टॉप में कुछ कम लोग होते हैं लेकिन वही कंपनी चला रहे होते हैं, सबसे ऊपर बैठे होते हैं। मिडिल में लिमिटेड नंबर, मतलब टॉप से ज्यादा लोग होते हैं, लोअर से कम होते हैं, लेकिन वो लोग लोअर से ऊपर होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी, अथॉरिटी में भी। और लोअर लेवल में ज्यादा लोग होते हैं, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं, लेकिन टॉप और मिडिल के नीचे आते हैं वो लोग। तो बहुत अच्छे से डिफाइन किया हो गया इन्होंने इस टॉपिक को इस ग्राफ के अंदर। तो अगर ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो ये तो बिल्कुल बना के आना, आपको 1 मार्क्स तो इसी का मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी सबकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ के जाना, मैंने अब ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, तो उसको अच्छे से देख लेना। टॉप की क्या क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मिडिल की क्या क्या होती है, लोअर की क्या क्या होती है। इसका क्वेश्चन मुश्किल तब बनता है जब इसके ऊपर केस स्टडी आती है, ठीक है। केस स्टडी में आपसे कोई भी एक कहानी बना के पूछ लेंगे और बोलेंगे कि ये बंदा कौन से लेवल मैनेजमेंट में आता है, उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। अगर आपने यही गलत चुना कि वो टॉप में आता है, मिडिल में आता है, लोअर में आता है, तो आपकी जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरा लिखा आंसर, वो सब जीरो। कहीं पता लगे जो आपने आप एग्जाम में आंसर था वो टॉप का था, और आप मिडिल को लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, और अच्छे खासा 4-5 पेज का आंसर लिख के पता लगा वो सब जीरो है, क्योंकि आपको लिखने थे टॉप टॉप के, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझ लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे अब टॉपिक आता है हमारा डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मैनेजर।
ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, इसका आंसर आप लोग खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आपकी खुद की कंपनी है या स्टार्टअप है, तो आपके मैनेजर को के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए जो आप चाहते हो कि आपके मैनेजर के अंदर हो। ठीक है, तो ये इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक, और आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, ये ज्यादा कुछ मुश्किल टॉपिक है नहीं। आपके वेरियस कैरेक्टर्स क्या क्या होने हैं कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, गुड मोटिवेटर होना चाहिए। ठीक, तो कर लेना, इजी है। अगला टॉपिक है डिस्क्राइब द चेंजिंग रोल ऑफ मैनेजर इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी हुआ है आपके। किस तरीके से आया हुआ है कि मतलब आज के टाइम पे जो आपके जो नई मार्केट में नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक, ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुका है, नई नई मार्केट्स में सिचुएशन आ रही है, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, चलो ठीक है, हर और इसराइल, मतलब ग्लोबलाइजेशन में इतने इश्यूज भी आ रहे हैं। ठीक है, आपको अब एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, लेकिन अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रही है। ठीक है, मिडल ईस्ट में इतनी सिचुएशंस हैं, ऊपर यूरोप में इतनी सिचुएशंस आ रही हैं। अब देख ही रहे हो कि अब अमेरिका में भी नए हमारे प्रेसिडेंट आने वाले हैं जो कि अलग ही लेवल पे काम करते हैं। तो उन सब चीजों को कैसे हैंडल करके चलना है। ठीक, जो करंट कॉन्टेक्स्ट में टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती हैं, तो उसमें आपके जो मैनेजर के रोल्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, आपका जो मैनेजर है उसको मार्केट की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए कि मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। ठीक, आपके मार्केट में क्या क्या, आपको किस नए प्रोडक्ट की जरूरत है, या आपको जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ठीक, जब मार्केट में अगर जो आपके स्टाफिंग होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जो अब नई नई जैसे एआई नया आ रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से नए लोग आपको कंपनी में हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको उस तरफ डायरेक्शन में मुड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो मैनेजर है, जो भी आपके मैनेजमेंट में जो लोग हैं या मैनेजर्स हैं, उन उनको क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब उनके लिए उनके अंदर क्या क्या जो रोल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं अभी। कि मतलब 10 साल पहले अगर आप एक मैनेजर के स्किल, जैसे हमने यहाँ पढ़ा ऊपर कि वेरियस कर, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें एक्सप्रेशन में क्या आएगा कि गुड मैनेजर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट, लेकिन अब टाइम टू टाइम वो चेंज होते हैं। तो कुछ ऐसे होंगे जो 10 साल पहले या 5 साल पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो अब क्या क्या रोल्स हैं, चेंजिंग रोल ऑफ मैनेजर, जो अब क्या है, जो करंट कंटेक्स्ट में चीजें या मैनेजर के रोल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पे क्या है कि मैनेजर को एज ए इन्वेस्टर सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कि उस कंपनी के लोगों को या मैनेजर्स को नॉलेज है या नहीं प्रॉपर। ठीक, वो जो है इसमें सीएसआर में अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक, और किसी भी गलत काम में ना हो कंपनी, और जो भी नई नई चीजें आ रही हैं इकोनॉमी में या मार्केट में उसको अडेप्ट करे, फ्लेक्सिबल हो। ठीक, एज ए इन्वेस्टर सोचेगा मैनेजर, या एज ए कस्टमर सोचेगा कि कंपनी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर फ्रेंडली है या नहीं। ठीक है, वो इजीली यूज कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एक, जो कई बार बोला भी जाता है कि जब अमेजोन की टीम मीटिंग होती है ना, या उनकी जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, वो लोग जब बैठते हैं तब वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा एक चेयर खाली रखते हैं। तुमसे पूछा गया एक बार कि आप जब मार्केट मीटिंग में बैठते हो अपनी, तो एक चेयर खाली क्यों रखते हो, तो उन्होंने बोला था कि ये हमारे कस्टमर के लिए है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कस्टमर बैठा हुआ है, और हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रख के अपने प्रोडक्ट को या अपने डिसीजंस को लेते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे मैनेजर को एज अ कस्टमर बन के भी चीजें सोचनी होती हैं जो कि कंपनी के लिए हेल्पफुल होती है और कंपनी में उनके टारगेट्स अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, अगला टॉपिक है व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिस्कस द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया।
एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हो गया, मैंने दोनों बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किए हुए हैं, पढ़ लेना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हो, 5 प्रिंसिपल जो हैं आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के, हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे अच्छे से पढ़ लेना। या तो क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में कोई भी 2-3 पूछ लेंगे या एक पूछ लेंगे, ठीक है। स्केलर चेन बहुत पूछते हैं, ठीक। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, उन सबको बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर पक्का आने वाला है, वो श्योर है, ठीक। अगर नहीं भी पढ़ना तो जो मैंने वीडियो बनाई है बस उसको गो थ्रू जरूर कर लेना एक बार, कम से कम आपको टॉपिक्स का अंदाजा लग जाएगा कि वो टॉपिक्स हैं क्या। जैसे मान लो अगर किसी ने नहीं पढ़ा, मैं उससे पूछूं स्पिरिट डिकॉप एक्सप्लेन करो, अब उन्हें पता ही नहीं वो क्या होता है, वो सुना, कभी वर्ड सुना ही नहीं होगा वो। जब जिस बच्चे ने पढ़ा है वही तो उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना सारे प्रिंसिपल्स, चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल हो, चाहे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स हो, ठीक है। वरना आप पेपर में उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे अगर आपने एक बार गो थ्रू भी नहीं किया तो, ठीक। साइंटिफिक मैनेजमेंट एग्जाम में आ रखे हैं ऑलरेडी। हेनरी फ्यूल के सारे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता क्योंकि नंबर ऑफ थ्योरी ज्यादा है वहां पे। तो वहां पे क्या होता है कि कोई एक आपको शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, ठीक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, अच्छे से कवर करना। दोनों में से किसी एक के ऊपर तो क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ द मैनेजमेंट। स्टार लगा लो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो अभी के टाइम पे मैनेजमेंट में नए चैलेंजेस क्या निकल के आ रहे हैं, नए नए इश्यूज क्या आ रहे हैं, नए नए चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि किसी ट्रेड यूनियन जो आपके वो करते हैं, कंफ्लिक्ट पैदा हो जाती है ग्रुप्स के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक। या ट्रेड यूनियन को इशू क्रिएट कर दें, ठीक है। या आपका ग्लोबलाइजेशन भी है जो कि मैनेजमेंट में एक नया इशू क्रिएट कर रहा है, इशू नहीं, चैलेंज क्रिएट कर रहा है, इशू तो नहीं बोलेंगे, तो चैलेंज क्रिएट कर रहा है कि अभी के टाइम पे क्या है कि हम लोग, जैसे इंडिया में कोई मार्केट है, जैसे इंडिया में कोई कंपनी है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर की कंपनीज को भी स्टडी करते हैं, चाहे वो साउथ कोरिया की कंपनी हो, चाहे वो यूएसए की कंपनी हो, चाहे वो जापान की कंपनी हो, उनका मैनेजमेंट स्टडी करते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और फिर उसको अपने इंडिया में इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छी चीज है, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। कि आप सब जगह देखो कि कौन क्या कर रहा है, उनसे उनकी गलतियों से सीखो और मॉडिफाई करके अपने नया मैनेजमेंट क्रिएट करो, ताकि आपको कुछ नया ट्राई ना करना पड़े। मतलब नया ट्राई करो, लेकिन जैसे कि इन सब ने जो जो किया हुआ है उन सब से सीखो कि यहाँ पे ये हुआ था, ठीक है, इसमें ये गलतियां थी, यहाँ पे वो सुधार रहे हैं, तो उसमें से कुछ चीजें उठाई, यहाँ से कुछ चीजें ली, यहाँ से कुछ चीजें ली और उनको मिला के एक नया आपने एक अपना मैनेजमेंट क्रिएट किया है, एनवायरमेंट क्रिएट किया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक। तो अब ये चीज, इसका उल्टा क्या हो गया, इसमें इश्यूज क्या क्रिएट होते हैं कि मान लो किसी कंपनी में गए, अब वहां के एम्प्लॉइज बोल रहे हैं कि यूएसए में तो ऐसा होता है, आप लोग नहीं कर रहे हो, जापान में तो ऐसा होता है, वहां पे ऐसी फैसिलिटी मिल रही है, जैसे कि अभी आपने न्यूज में सुना भी होगा कि जापान अब 4 डे वर्किंग लाने वाला है। इंडिया में तो अभी 5 डे वर्किंग प्रॉपर नहीं आया है सब जगहों पे, तो 4 डे तो कहां से आएगा, ठीक। तो ये चैलेंजेस भी क्रिएट करता है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, इकोनॉमिक एक टॉपिक अगला आता है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चैलेंजेस में या इकोनॉमिक इमर्जिंग इशू में, कि आपको जो मार्केट है वो आपको कितना एक्सेस दे रही है चीजों के लिए, क्योंकि इंडिया में सब चीजें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है, आपको लाइसेंस वगैरह इतना इजीली नहीं मिलते जितने यूएसए में बाकी जगहों पे मिल जाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज एस्पिरेशन, जो एम्प्लॉइज के एस्पिरेशन है, जबकि आपको यूएसए में अच्छी सैलरी मिलती है, या फिर कोरिया, साउथ कोरिया ले लो, जापान ले लो, या वहां पे एम्प्लॉयज वेलफेयर के जितने भी चीजें होती हैं, या यूरोप ले लो आप, जहाँ पे आपका एम्प्लॉयज के लिए ज्यादा सोचा जाता है या उनके लिए वेलफेयर के लिए किया जाता है, वो चीज वो अब इंडिया के एम्प्लॉयज भी चाहते हैं कि मैनेजमेंट में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया के अंदर, है ना। तो ये मैनेजमेंट के लिए थोड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कि वो प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज की बातें सुनना, तो है तो अच्छी चीज, नो डाउट होना भी चाहिए। अब एक कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज सही बनती है
अब एम्प्लॉइज के लिए वो नहीं करेगी या उनके ऊपर खर्च नहीं करेगी, उनके लिए वेलफेयर नहीं लाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होगा आपका, लोग आपके यहाँ पे आएंगे, 1 साल 2 साल काम करेंगे, चीजें सीखेंगे और फिर स्विच कर लेंगे। ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, आज के टाइम पे एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा एम्पावर हैं, तो उनका ध्यान रखना होता है। सुपरविजन, डायरेक्टरशिप, क्वालिटी। अब आप जो खुद सोचो, आप जब एम्प्लॉय को एक हायर करते हो तो डायरेक्ट तो ऐसा होता नहीं है कि उसने फॉर्म भरा और वो आ गया। जाहिर सी बात है एग्जाम जो छोटे मोटे आपके होते हैं, मतलब कंपनीज के होते हैं, वो किया एग्जाम देते हैं, उसका मल्टीपल लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। ठीक है, कोई कंपनी 3 स्टेज लेती है, कोई कंपनी मतलब होते हैं, तो इंटरव्यूज क्रैक करके या जो भी इंटरव्यूज क्लियर करके फिर आप उसको ऑनबोर्ड करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जाहिर सी बात है वो जब इतनी भीड़ में से आप उसको लिमिटेड लोगों को ऑर्गेनाइजेशन अंदर ले रहे हो, तो उनके तो कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ स्किल्स होंगी, तो तभी आप एम्प्लॉय को ले रहे हो। तो वही बात है, फिर उसको आपको ये सब फैसिलिटीज देनी पड़ती है, वरना वो थोड़े टाइम तक काम करेगा, चीजें सीखेगा और स्विच कर लेगा। ठीक है। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजंस, मैनेजमेंट रिन्यूअल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, इंटरफेस ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से आज के टाइम पे मैनेजमेंट जो है उसमें कुछ इश्यूज और चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उनको। ठीक है। वो कंपनी के लिए और नेशन के लिए पॉजिटिव भी है और एम्प्लॉयज के लिए पॉजिटिव भी है। अगर हम उन चीजों को अच्छे से लेके चलते हैं तो उसमें मैनेजमेंट का भी फायदा है और एम्प्लॉयज का भी फायदा है। ठीक है। तो ये था मेरा यूनिट 1 के लिए एक छोटा सा लेक्चर, जो कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। अगर आप इन सब टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपका यूनिट 1 बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मैंने इसके अंदर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी लिए थे। ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आई होप ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। आगे वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो में या बाकी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।